बच्चों, हमने पिछली बार पार्ट 4 में अंग्रेज़ों का भारत में आगमन और उनके प्रभाव के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे धीरे धीरे भारत में अपना शिकंजा कसता चला गया। अब उनके शिकंजे से निकलने के लिए भारतीय बहुत ही परेशान हो गए थे। उन्होंने उनके तरह तरह के नियम, कायदे, कानून उनकी आम जिंदगी में बहुत दखल करने लगे थे, जिससे उनका जीना दुर्भर हो रहा था और इसी कारण से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की सोचना शुरू कर दिया था। इसी का पहला कदम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस पार्ट में हम उसके कारण और परिणाम के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब क्या क्या कारण थे, कौन कौन से कारण थे, कि कितने राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे और कौन से दूसरे कारण थे जिससे कि भारतीयों को अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना पड़ा और इसके क्या क्या परिणाम हुए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बाद 1856 में भारत में लॉर्ड कैनिंग भारत में अंग्रेज़ों के अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, 1856 तक गवर्नर जनरल ने अपनी विभिन्न नीतियों के कारण भारत पर लगभग पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में विदेशी शासन, छल बल, सैन्य बल, अर्ध बल, मतलब जितने भी प्रकार के बल होते हैं सब पर टिका हुआ था। लेकिन 1857 में प्लासी युद्ध के समय से ही किसानों, कारीगरों, शिल्पकारों, राजाओं, सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा था। और इससे पहले भी समय समय पर देश में बहुत सारे विद्रोह होते रहे थे, जिनमें से प्रमुख विद्रोह हैं सन्यासियों और फकीरों द्वारा धार्मिक उत्थान के लिए बंगाल में विद्रोह हुआ, सिपाहियों का विदेशी शासकों और विदेशी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह हुआ, मध्य प्रदेश में भील, बंगाल बिहार में संथाल, उड़ीसा में कोल, गौड़ और मेघालय की खासी तथा जनजातियों का अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह। लेकिन इन विद्रोहों के स्थानीय मतलब लोकल लोग, थोड़े से लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे, तो अंग्रेज इनको आसानी से दमन कर देते थे, यानी कि इनको ख़त्म कर देते थे। इसके बाद भी अंग्रेजों की दमन नीति के खिलाफ भारतीयों के क्रांतिकारी विद्रोह जारी रहा। 1857 में व्यापक रूप से विद्रोह की योजना बनाई गई, जैसे कि हम 1857 की क्रांति यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1857 की क्रांति। लगभग 150 वर्षों में अंग्रेजी शासकों ने सभी भारतीय संस्थाओं में, चाहे वो राजनीतिक हों, धार्मिक हों, सामाजिक हों, न्यायिक हों, सभी में दखल देना शुरू कर दिया था। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिनमें से प्रमुख ये हैं। आर्थिक कारण। सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों ने किया कि यहाँ से जो कच्चे माल का उत्पादन होता था, अपनी मशीनों से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करके भारत में ही सस्ती वस्तुएं बनाकर ऊंचे मूल्य पर यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। ऊंची दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित हुआ, यानी कि उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था। भारतीय शिल्प की दशा भी बिगड़ती चली जा रही थी, यानी कि कुटीर उद्योग धंधे बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर आ गए थे। अंग्रेजी शासकों ने भारतीय कुटीर उद्योग को तहस नहस कर दिया था। इससे भारत के उद्योग धंधों की, यानी कि गरीब लोगों की, जो गांव में बसते थे, जो कारीगर थे, उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। अकाल और गरीबी के कारण किसान भी बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट था, बढ़ा हुआ लगान उसको देना पड़ता था। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए थे और शिक्षित भारतीयों को ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और उन्हें अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो ये तो सारे आर्थिक कारण थे। इसके बाद कुछ राजनीतिक कारण भी थे, जैसे कि शासकों का अपमान करना। मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया अंग्रेजों ने। 1835 में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट का नाम भी हटा दिया गया। इसके बाद डलहौजी ने एक विलय नीति अपनाई, जिसमें किसी न किसी बहाने से राज्यों को अपनी तरफ मिला लिया जाता था। आपने एक मूवी देखी होगी रानी लक्ष्मीबाई की, जिसमें कि उनके दत्तक पुत्र को उन्होंने उसका शासन का अधिकारी नहीं माना था और उसे अपने राज्य में मिलाने के लिए फोर्स किया था, जबकि रानी ने उनका सामना किया, लेकिन रानी हार गई थी। आप लोगों को ये पता होगा। और इसी नीति के कारण, विलय की नीति के कारण, सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे अन्य राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी थी, जिससे कि नाना साहब और अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन बन गए थे। डलहौजी के कुशासन के कारण भी अवध
यानी कि लखनऊ जिसे कहते हैं, साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा दिया गया, तो इससे उनके पास कोई रोज़गार नहीं रह गया। अंग्रेज़ों के मन में उनके लिए नफरत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा जमींदारों और तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमानी लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी, लंबी प्रक्रिया वाली थी। इसके अलावा भारतीय शासन में जो भारतीय थे वो ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर पाते थे, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, उनके अंदर कितनी भी योग्यता हो, उनका अपमान ही किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता और व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को बहुत ही तुच्छ समझते थे। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाती थी। मतलब वो उनको कन्वर्ट कर देते थे, हिंदुओं को पैसे का लालच देके, पोस्ट का लालच देके अंग्रेज ईसाई बनाने का काम भी कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ माना था। इसी तरह ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे, हिंदू धर्म और इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। ब्राह्मण और मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और प्रभाव के कारण अपनी पकड़ और प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। इसी के बाद 1850 में कंपनी ने एक कानून पास किया, जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। इसे हिंदुओं ने अपना अपमान समझा, यानी कि सारे सामाजिक कारण थे। सैन्य कारण, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हें सैलरी भी कम दी जाती थी, जिसके कारण वो असंतुष्ट हो गए थे। इन्हीं सब कारणों को मिलाकर उन्होंने क्रांतिकारी योजना बनाई। देश में बहुत ही अशांत परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी थी, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष की योजना का कार्य नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह ने प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अखिल भारतीय नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को चुना गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, मैसूर व अवध के नवाबों, राजाओं और जमींदारों से संपर्क किया गया। अब मुगल सम्राट बहादुर शाह और उसकी बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह आदि का संगठन बनाया गया। आंदोलनकारियों द्वारा रोटी और कमल के फूल को विद्रोह के संदेश के प्रतीक बनाया गया। किसे बनाया गया? रोटी और कमल के फूल को विद्रोह संदेश का प्रतीक। और संघर्ष की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। ठीक है, और इसकी क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से हुई। अब आप समझ ही सकते हैं कि बैरकपुर इस नक्शे में ढूंढ के आपको बताना है कि कहाँ पर है। यहाँ दिख रहा है, देखिए बैरकपुर। ठीक है, ये कौन सा प्रदेश है आप मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रदेश है प्रेजेंट टाइम में, ये खोज करके आप मुझे बताइएगा। और कमेंट में ज़रूर इसको शो करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस प्रदेश में बैरकपुर इस समय प्रेजेंट समय में स्थित है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, आगे भी आपके काम आएगा। क्रांति की प्रमुख घटनाओं में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा योगदान रहा है बैरकपुर। लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च सन 1857 की बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया था और अपने सिपाहियों के साथ विद्रोह संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। दूसरा जगह है मेरठ। 9 मई की घटना के अनुसार 90 में से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसमें चर्बी लगी होती थी, सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ने अपने मुंह से उसका कारतूस खींचने से मना कर दिया था। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी सेना ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारी भी इसमें मारे गए थे। इलाहाबाद, यानी कि जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जून 1857 में लियाकत अली के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति का बिगुल बजा। फैजाबाद, यानी कि अयोध्या, 1857 में यहाँ पर मौलवी अहमद उल्ला ने इस संग्राम का नेतृत्व किया। कैंपवेल ने यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। बहराइच, राजा हरदत्त सिंह ने बहराइच में क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया।
बहादुर शाह दिल्ली के 1862 ईस्वी में रंगून यानी कि यंगून में उनकी मृत्यु हो गई, बहादुर शाह द्वितीय की। इस घटना से मध्य भारत और रुहेलखंड में आग की तरह फैल गई। इसके कारण बरेली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, झांसी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया और उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपवेल ने यहाँ के नेतृत्व को भी दबाया और खान बहादुर को फांसी दे दी। कानपुर, नाना साहब ने कानपुर में पेशवा घोषित अपने आप को किया और अजीम उल्ला खान नाना साहब का सहयोगी था। इन अंग्रेज सिपाहियों को नाव द्वारा नाना साहब सुरक्षित इलाहाबाद भेज रहे थे, किंतु जैसे ही ये लोग नाव पर बैठे वैसे ही नाना साहब के आदमियों ने उन पर आक्रमण करके महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी को मार दिया। इसके बाद अंग्रेज जनरल हैवलॉक ने कानपुर पर कब्जा करके नाना साहब को नेपाल भेज दिया। नाना साहब के बाद जनरल तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली, किंतु उनके आदमियों ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण 1859 में तात्या को फांसी दे दी गई। इसके बाद लखनऊ, अवध की रानी, लखनऊ की क्रांति की बागडोर वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने संभाल रखी थी। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। अंत में अंग्रेजों का लखनऊ पर आधिपत्य हो गया और बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन और डेंस की संयुक्त सेना को पराजित किया था और युद्ध में लड़ते लड़ते 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने उन्होंने यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष को दबा दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सर ह्यूरोज की सेना के साथ बड़ी बहादुर से लड़ी थी, लेकिन झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। कालपी में रानी तात्या टोपे से मिली। उन्होंने एक साथ ग्वालियर के सिंधिया पर आक्रमण करके किले पर अधिकार किया, लेकिन बाद में सर ह्यूरोज ने ग्वालियर पर अधिकार किया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गईं। परंतु इसी प्रकार रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने भी विद्रोह का झंडा गाड़ा था, परंतु अंग्रेजों ने संघर्ष को दबा दिया। इस प्रकार महान संघर्ष 1857 ईस्वी में आरंभ हुआ, परंतु 1858 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था। ये भी जाने कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बरेली में खान बहादुर खां, गोरखपुर में गजादर सिंह और सुल्तानपुर में शहीद हसन। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस व्यक्ति ने किस शहर में आंदोलनों का नेतृत्व किया, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आने वाला है। ये सारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, यूपीएससी के होते हैं। आप सब आगे चल के ये एग्ज़ाम फेस करोगे तो आपको ये सब हेल्प करेगा। क्रांति की असफलता के कारण, है ना, हमने पढ़ा कि कौन कौन सी घटनाएं थी, कौन कौन सी क्रांतियां थी, अब वो क्यों विफल हो गई, उनके कारण क्या थे, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन वो असफल रहे। तो पहला कारण था कि इस स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय नहीं था, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का एक प्रमुख कारण था। यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और होती। ये तो पहला कारण कि एक राजा ने दूसरे राजा का साथ ही नहीं दिया। दूसरा है क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था, यानी कि जो बहादुर शाह विद्रोह थे वो विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। अब समझ लीजिए 80 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति क्या डिसीजन ले सकता है। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया, कोई एकता नहीं थी उनमें। तीसरा, अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया था, यानी कि सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला है, भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे, जबकि भारतीयों के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद भी नहीं था। अब इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक हो गया था। ये जो डार्क ब्लू कलर से है वो ब्रिटिश राज्य की सीमा है, और पॉइंटेड जो रेड हैं वो प्रमुख नगर हैं, और बाकी जो लाइंस हैं वो नदियाँ हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि कितनी स्पेस अंग्रेजों ने कवर अप कर रखा था। क्रांति के परिणाम क्या हुए? अंत में जाहिर सी बात है कि 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन इससे जो है नवीन युग का उदय हुआ।
आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का उदय हुआ। 1857 का जो संग्राम था वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सन 57 में विद्रोह को यद्यपि पूर्णतः दमन कर दिया गया, लेकिन फिर भी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी गईं। दोबारा सन 57 जैसी घटना नहीं हो, इसके लिए ब्रिटिश शासन ने व्यवस्थित रूप से और सुदृढ़ रूप से महारानी विक्टोरिया को भारत का जो है प्रमुख घोषित किया। 1858 ईस्वी में अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया उन्होंने। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया। अब जो था सारा सीधे भारतीय ब्रिटेन से कंट्रोल होते थे और महारानी विक्टोरिया के अंडर में रहते थे। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय संचार भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। इस पाठ में जो है मुख्य रूप से भारत की पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत ने स्वतंत्रता के प्रथम मार्ग को, अपने रास्ते को पकड़ा और उस पर अग्रसर होता गया। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आएगा, और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। अपने आइडियाज़ बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, और ज़रूर करें, आप लोग करते नहीं हैं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे अगले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।